अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चार इश्यूज़ पर बात करेंगे। आइनी तरामीम के हवाले से एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान सुलह की कोशिशें कौन करा रहा है, इमरान रियाज को थप्पड़ किसने मारा, और चौथा टॉपिक है जनरल फैज़ का हाउसिंग सोसाइटी से ताल्लुक़ का इंकशाफ। ये चार टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। और आपको रिमाइंडर है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत देर कर दी है। तो लेकिन आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टल्ली भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइनी तरमीम से हम बात शुरू करते हैं कि आइनी तरमीम का मसला जो है इस टाइम मसला कश्मीर बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए और पीटीआई के लिए भी। उसकी वजह यह है कि दोनों की बका इस तरमीम के साथ जुड़ी हुई है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर वो जुडिशल पैकेज नहीं लेकर आते, यानी कि जिसमें वो कुछ जजेस जो हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकें, अगर वो नहीं लेके आते तो जजेस जो है ना वो उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए उनको वैसे फ़ारिग कर देंगे। तो लिहाजा वो चंद महीनों के मेहमान हैं, इसके बाद वो नहीं बच पाएंगे। पीटीआई को ये लगता है कि अगर ये तरमीम आ गई और हुकूमत जो है वो जजेस को किसी तरह से भी कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गई, या मौजूदा जो सेटअप है, अरेंजमेंट है, इसमें तब्दीली आ जाती है, तो इसके बाद पीटीआई की खैर नहीं है। उसके बाद इमरान खान की गेम ख़त्म है। तीसरा, जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो चीफ़ जस्टिस बनने के लिए उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे थे और कितने सालों से उन्होंने सोचा था, या बहुत सारे लोग आउट ऑफ टर्न होते हवाते सुप्रीम कोर्ट आ गए। कईयों ने अपने बच्चों की शादियां भी इस लिहाज से कुछ सेट की होंगी कि फ़लाँ साल मैं चीफ़ जस्टिस बनूंगा तो उस दिन उस वक्त मैं शादी करूंगा बच्चों की। तो अपनी तो उनकी हुई हुई हैं ऑलरेडी। तो अब जो है उनके ख्वाब जो हैं वो भी एक चिकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो तरमीम में एक तजवीज़ ये भी है कि हुकूमत कोई 4-5 जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं उनमें से वो किसी को बना सकती है। तो अब यह है कि ये एक हाई स्टेक गेम है सब के हवाले से। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो पहले मान नहीं रहे थे, अब जो है, बल्कि पहले जो मान नहीं रहे थे उसमें वो वजह क्या बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो तरमीम है इसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र है, कोई फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, तो इस पे जो है मौलाना ने कहा कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वजह जो भी थी, लेकिन उन्होंने वजह ये बताई। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो सिर्फ जुडिशल पैकेज का ही उसमें ज़िक्र करेंगे, बाकी कोई कोर्ट्स के हवाले से नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का गालिबन ये बलूचिस्तान के हवाले से था कि वो जो ट्रबल्ड रीजन्स हैं उधर कोई और तरीका नहीं है तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। तो खैर अब जो है इसको महदूद किया गया है जुडिशल पैकेज तक। और अब जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कोई मिक्स किस्म के सिग्नल दे रहे हैं। अभी जो उन्होंने एक बड़ी बात की है, उन्होंने कहा जी कि मेरी तो अभी जो तंजीम साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, मैं और गफूर हैदरी हैं, अभी बाकी लोग हैं नहीं, तो हमने लोगों को एतमाद में लेना है, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। साथ उन्होंने जो उनके साथ से मुसवदा है वो भी ले लिया है कि आप हमें दें, इसमें इज़ की जगह वाज और आर की जगह इज़ कर देंगे, कोई इस तरह की शायद वो करना चाह रहे हैं। तो यानी जिसमें ये लगे जी कि मौलाना जो हैं वो भी, उनकी भी काविश है। और हो सकता है कि हुकूमत जो है अगर उनको जो मेजर उनका प्लान है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उनकी कोई जो तरमीम है या तजावीज़ हैं उनको भी वो उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ जो है उन्होंने ये कहा कि आप इसको कुछ देर के लिए रोक दें कि जब ये एससीओ कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो उसके बाद ये तरमीम का मामला डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये है कि ले आएँ, उसके बाद ले आएँ, ठीक है, यानी कि इसको कुछ 17 के बाद ले आएँ। अब जो लगता है कि बज़ाहिर हुकूमत इस बात पर आमादा हो गई है। अब हुकूमत की आमादगी जो है वो कोई ऐसा नज़र आता है कि वो इस चीज़ से मशरूत है कि उन्हें को मौलाना ने आख रही है कि मैं कोई आपके साथ आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैंने लोगों को भी, एक दुनिया को भी दिखाना है, कोई एक रस्म दुनिया भी होती है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है। अच्छा, उससे जो एक और चीज़ है तो वो ये है कि अंसार बासी साहब ने को अगले दिन ख़बर दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोई बंदे इनके पास कम है हुकूमत के पास, जो उनको चाहिए। फिर आज उनकी को ख़बर थी कि जिसमें उन्होंने कोई इंतहाई अहम ज़रिए का हवाला दिया हुआ था। वो को ज़रिया काफ़ी ज़्यादा अहम लग रहा था और
उसने कहा था जी कि ये बात ही ना करें कि बंदे पूरे नहीं होंगे। मतलब ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये तरमीम लाना ज़रूरी है। वो क्या, यानी कि इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि गवर्नमेंट को कोई भी थ्रेट होगी तो वो इस तरमीम के ज़रिए ख़त्म की जाएगी। जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक बड़ी हाई स्टेक गेम है कि इस टाइम या को पीटीआई को विक्ट्री मिल सकती है या गवर्नमेंट को मिल सकती है। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये तरमीम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अब जो जो जिस तरह वो एक अदालती ज़ुबान में कहते हैं ना बादी और नज़र में, तो बादी और नज़र में ऐसा लग रहा है कि जैसे तरमीम के लिए होमवर्क इस दफ़ा कंप्लीट हो गया है। पिछली दफ़ा जो खचम वजियाँ सन उस तरह शायद इस दफ़ा नहीं होगा और हुकूमत जो है वो कोई इस दफ़ा कोई तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी। और जो उसके बाद आगे जजेस कौन सा जज चीफ़ जस्टिस बनता है, ये कहानी नए सिरे से शुरू हो जाएगी क्योंकि फिर ये तय होना है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनना है या कि आगे आइनी अदालत का बनना है। हो सकता है कि जो मंसूर अली शाह उनको सुप्रीम कोर्ट का दे बना दें, लेकिन जो आइनी मामला है सारे वो आइनी अदालत में चले जाएँ जो कि गवर्नमेंट को थ्रेट आ रही है। तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो मामला लगता है कि बज़ाहिर बादी और नज़र में इस टाइम जो है गवर्नमेंट के हक़ में है। और वैसे भी जो डी चौक वाला जो एपिसोड हुई है उसके बाद पहली दफ़ा पीटीआई वाले काफ़ी नर्वस और मायूस नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे अब कोई ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है और ना इमरान खान के साथ उनका इतनी जल्दी रब्ता भी हो सकता है। उनके कई लोग जो कि जिनके दिमाग काफ़ी जरहेज़ हैं कि जो अफवाह साजी में एक नाम रखते हैं, उन्होंने फिर से कोई बातें फैलाना शुरू की हैं जी। लगता है कि इमरान खान को ज़हर दे दिया गया है और उनके साथ मुलाकात कराई जाए या उनके ज़रिए कोई बयान जारी करवाया जाए। उनका मतलब ये है कि कोई जो उनके जो सपोर्टर हैं वो उनको एक मैसेज आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 17 से पहले कोई चीज़ होने जा रही है। तो बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि जो तरमीम वाला मामला है अब हुकूमत की फ़ेवर में चला गया है। पिछली दफ़ा जिस तरह इनको शर्मिंदगी हुई थी या इनकी बेइज्जती हुई थी, इस दफ़ा लगता है कि अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त रख लेगा। तो एक तो ये टॉपिक हो गया। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपको पता है कि पहले ही काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी जब से इमरान खान जो हैं वो सियासत में आए हैं। हर सेक्टर में, हर शोबे ज़िंदगी में, बल्कि घरों में भाइयों के दरमियान भी और बाकी दोस्तों के दरमियान भी और मुख्तलिफ़ शोबा हाजात में उधर भी जो कुलीग्स हैं उनके दरमियान भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। और अब यह है कि उधर भी ये मामला तो ख़राब थे ही थे। जस्टिस काजी फायजी साहब के चीफ़ जस्टिस बनने से पहले से ख़राब थे। तो फिर जो चीफ़ जस्टिस बनता है फिर उसकी भी एक कमेटी बनती है, कोई लोग उसके हक़ में होते हैं, कोई ख़िलाफ़ होते हैं। और फिर उधर भी मामला जो हैं वो ख़राब होते गए और फिर जो मखसूस नशिस्तों का केस आया उसमें दरार और ज़्यादा वाज़े नज़र आना शुरू हो गए। और अगर कोई कसर रह गई थी तो वो फिर जब प्रेसिडेंशियल आर्डीनेंस आया और पब्लिक एंड जो क्या कहते हैं प्रोसीजर जो बिल है वो उसमें जो अमेंडमेंट आई उस लॉ में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ में, तो उसके बाद वो और ज़्यादा यहाँ हो गई कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं और जो बज़ाहिर जो लाइन में लगे हुए हैं चीफ़ जस्टिस बनने के लिए मंसूर अली शाह, उनके दरमियान भी जो शिकवे शिकायत हैं वो एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गए और उनके जो आपस में जो एक दूसरे को शिकवा जवाब शिकवा वाले जो लेटर हैं वो भी मंजर आम पर आ गए। अब यह है कि इस तरह की सूरत हाल में तलही जो है वो तो बढ़ गई है और उसको मज़ीद हवा देने में जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी अपना एक किरदार अदा किया। तो इस सूरत में अब इनको इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए तो उसके हवाले से कुछ कोशिशें हो रही हैं। और बकौल इमरान वसीम साहब के जो जस्टिस जो जस्टिस यही आफरीदी हैं वो दरमियान में कोई दोनों साइड्स के दरमियान कोई सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाएं। वैसे यही आफरीदी साहब जो हैं यानी कि हैं तो बड़े अच्छे जज हैं, उनको एक लिवरेज हासिल भी है। वो मंसूर अली शाह जो हैं उनके भी करीब हैं। मंसूर अली शाह साहब का उनका ताल्लुक़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक चैम्बर था जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस यही आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला 3 शहरों में एक ही चैम्बर को चला रहे थे। पेशावर में आफरीदी साहब थे, इस्लामाबाद में जस्टिस अतर मिनल्ला थे और लाहौर में मंसूर अली शाह साहब थे जब ये वकील थे तीनों। तो लिहाजा उनकी एक दोस्ती भी है
और अब जो एक उनके दरमियान इश्यूज़ चल रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान, या इवन अतर मिनल्लाह जो हैं वो भी मंसूर अली शाह साहब की साइड खड़े हैं, तो उसमें जो यही अफरीदी हैं वो ही इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, या ना वो किसी इस तरह की रेस में है, उनका वैसे भी को पहले भी तीसरे चौथे नंबर पे थे सीनियरिटी में, तीसरे नंबर पे गालबन उनका बनता था जस्टिस मुनीब के बाद। और दूसरा उनको एक ये एडवांटेज हासिल है कि उनके काजी साहब के साथ तल्लक भी ठीक हैं, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें जो 2 जजेज़ हैं उन्होंने तो वैसे ही जो 8 रुकनी जो जजेज़ हैं उनका फ़ैसला सिरे से मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जो 3 जजेज़ जिनका एक इख्तलाफी नोट था, आधी बात वो 8 जजेज़ के साथ एग्री कर रहे थे और आधी बात जो है वो 2 जो बिल्कुल उनके मुखालिफ थे उनके साथ एग्री कर रहे थे। उन 3 जजेज़ में एक काजी साहब भी थे और जस्टिस यही आफरीदी भी थे, और गालबन तीसरे जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे। तो उस लिहाज से उनका काजी साहब के साथ भी तल्लक है जो यही आफरीदी साहब हैं, और दूसरी साइड पे भी तल्लक है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके दरमियान किसी तरह जान तो पहला जफ्फी पवाई जाए इन्होंने ना, कि आपस में लड़ के ना जाएं, यानी कि ये ना हो कि स्पीकिंग टर्म ख़राब हो गए हैं। ये वैसे जो दरमियान में दरारें आ जाती हैं ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम चलें वो जो उनके दरमियान कोई किसी तरह से को मुरम्मत का अमल होता है वो नज़र तो आता है, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो जुड़ जाएँ आपस में। तो ये नाजरीन, अब तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो तीसरा टॉपिक है इमरान रियाज साहब के हवाले से। इनके हवाले से कोई एक ट्वीट आया आज, और वो ट्वीट था जो हमारे मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने उन्होंने कहा जी कि कोई उन्होंने हवाला दिया कि इमरान रियाज जो हैं वो गंडापुर के पास गए केपी असम्बली में, जिस दिन वो पेश हुए हैं ना उसके बाद, जिस दिन वो नमूदार हुए हैं, जिस दिन गंडापुर का ज़हूर हुआ है 1-2 दिन गायब रहने के बाद, तो वो केपी असम्बली से होते हुए वज़ीर आला हाउस पहुँचे। तो वहाँ उनकी काबीना के साथ और भी कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें जो इमरान रियाज जो हैं मारूफ एंकर जो हैं वो भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने गंडापुर के साथ कोई बदतमीज़ी की इमरान रियाज ने, और अब जो है उसके बाद उनको कोई और लोगों ने इस पर जो है जवाबी हमला जो किया, उसमें उन्होंने कोई उनको को थप्पड़ मारे और वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ठीक है, इमरान रियाज को थप्पड़ मारे और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब जो मैंने इस पे को मज़ीद चेक किया, आई थाट कि मैं इस पे कोई ज़िक्र करने से पहले ज़रा चेक कर लूँ इसकी। तो उसमें मैंने जो मुझे पता चला, मज़ीद पता चला जी कि ये जो लड़ाई हुई है ये कोई हुई बैरिस्टर सैफ़ जो कि केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं उनके दरमियान और इमरान रियाज के दरमियान। मैंने बैरिस्टर सैफ़ से पूछा, बैरिस्टर सैफ़ ने कोई ला इल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे तो नॉलेज में नहीं है, ये किसकी आप बात कर रहे हैं, इमरान रियाज की बात कर रहे हैं, वही जो को पता नहीं को पहले कोई एक्सप्रेस में थे उसके हवाले से, यानी कि उन्होंने शो किया कि वो नहीं जानते। तो मैंने कहा जी कि वो, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो पता नहीं शायद कब बात हुई है या मुलाकात हुई है, मुझे तो याद नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जो इमरान रियाज हैं उनसे भी चेक किया कि कोई ऐसी बात हुई है। इमरान रियाज ने मुझे कंफर्म किया कि वो उस दिन उधर गए थे, और वो जब उधर से निकले हैं असम्बली से तो उधर वो चीफ़ मिनिस्टर हाउस गए, और चीफ़ मिनिस्टर हाउस के आगे एनेक्सी है, उधर वो बैठे हुए थे गंडापुर, और वो उनके पास गए और उन्होंने कहा जी कि मेरा दरमियान में कोई इनकाउंटर हुआ। किसके साथ हुआ? बैरिस्टर सैफ़ के साथ हुआ। कुछ इशू जिस पे को बात हुई वो गालबन उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट थी बैरिस्टर सैफ़ की, जो इंडिया के हवाले से उन्होंने दी थी जय शंकर को, कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो हमारे इधर कैंप में भी आके बैठें, यानी कि हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों। जिसमें बैरिस्टर सैफ़ का बाद में को बयान आया जी कि उनका जो बात है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ली गई है, उनका ये मतलब नहीं था। खैर, ये जो काफ़ी मुतनाज़ा हुआ था बयान, और इस पे जो पीटीआई है उसके दरमियान भी, पीटीआई भी बल्कि इसमें डिवाइडेड थी कि बैरिस्टर सैफ़ को ये बयान नहीं देना चाहिए था। अब इमरान रियाज जो है उनका कहना है जी कि मैं इस मामले पे मेरी बैरिस्टर सैफ़ से बात हुई जी कि आपने ये क्या बयान दिया, तो उस पर उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। इन्होंने भी आगे कोई जवाब दिया, फिर जो है उनको कोई लोग ले गए दूसरी तरफ। इनका फिर गंडापुर के साथ मुलाकात हुई और उससे निकले, और फिर जो है गंडापुर ने
जो बैरिस्टर सैफ है उनको बुला के तो इन दोनों के दरमियान सुलह करा दी। और बकौल जो इमरान रियाज़ हैं वो कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ तो वैसे ही इस वाक़े से इनकारी है ना कि उनका तो शायद उनको वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है इमरान रियाज़ का, या कि अभी कोई रिसेंट मुलाकात ही नहीं हुई। तो लेकिन ये है कि जो इमरान रियाज़ हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसी थप्पड़ वाली बात नहीं हुई, जो आप कह लें कि हार्ट एक्सचेंजेस हुए हैं, कोई तलखी जो है वो कोई दरमियान में कोई उसने वो बढ़ी है, लेकिन कोई, और वो भी बाद में गंडापुर ने दोनों की सुलह करा दी है। यानी कि पहली बात ये है कि गंडापुर के साथ उनका कहना है कि मेरी गंडापुर के साथ नहीं मसला हुआ, वो बैरिस्टर सैफ के साथ हुआ, और दूसरा कि कोई वो तलही तक महदूद रहा, उसमें कोई फ़िज़िकल नहीं हुए, और तीसरी बात कि गंडापुर ने दोनों को की सुलह करा दी, यानी कि उनको भी बुलाया, बैरिस्टर सैफ को भी, और इन्होंने जो है यानी कि बस यानी कि वो पैचअप हो गया, और कहते हैं कि कोई थप्पड़ वगैरह वाली कोई बात नहीं हुई। अब यह है कि हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो चौथा टॉपिक है वो जनरल फैज़ के हवाले से है। जनरल फैज़ जो है माशाल्लाह यानी कि हर पासे जो है यानी कि उन्होंने दिन पंगे लए सन, और बहुत सारे बड़े काफ़ी एम्बिशियस आदमी लगते थे, और जो माली मामलात हैं उसके वो भी काफ़ी उस पर भी सवालात थे। पहले जो उन पर केस बना यानी कि जो जिस पे गिरफ़्तारी हुई या मामला अदालत में भी गया, वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से था, टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में, जिसके मालिक को इन्होंने उठवाया जब बेसी थे DGI सही थे, और बाद में उनसे कोई उनको ले गए इनके लोग, और फिर उनसे कोई पैसे भी लिए, उनसे कोई सोना भी उनका रख लिया, और उस टाइम उनका मामला को सुप्रीम कोर्ट भी गया, जिस पे काजी फ़ायज़ ईसा ने आके टेकअप किया। तो अभी जो उनकी गिरफ़्तारी है वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से है। अब जो मामला है ना एक और हाउसिंग सोसाइटी का आ गया है कि वो भी जनरल फैज़ का उसके साथ लिंक है। उधर तो बंदे को मालिक को उठाया था, इधर उसको बिठाते रहे हैं। मतलब ये है कि इधर मालिक के साथ उनके ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। और ये एक सोसाइटी है कि जो मार्गला हिल्स जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का ये मतलब नहीं है कि जिस तरह हम पार्क समझते हैं उस तरह का बना होता है, ये नहीं। जो मार्गला हिल्स की पहाड़ियाँ हैं इसको एक नेशनल पार्क का स्टेटस है कि जिसमें कोई सर्टन एरियाज़ में उधर कोई तामीरी काम नहीं हो सकते। तामीरी का मतलब ये नहीं है कि कोई तहरीबी काम होने हैं कि उधर जाके कोई आपने कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। मतलब ये है कि उधर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ या इस तरह की कोई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो उधर ये इलाका है कोई C12 का सेक्टर जो बनता है उसके साथ जो है आगे अटैच है, ये मार्गला का बनता है। उधर से कोई इन्होंने को 72 कनाल ज़मीन है जो कि फॉरेस्ट की लैंड थी, और वो इस सोसाइटी को मिली हुई है। और इस मामले में सोसाइटी के मामले में ओवरऑल जो हमारी सरकार है, जो भी जब जनरल फैज़ हुकूमत में थे तो वो काफ़ी मेहरबान थी। ना सिर्फ सरकार मेहरबान थी बल्कि अदालती जो अदालतें हैं वो भी किसी हद तक, और जिसमें इन पर्टिकुलर कोई एक दो केसेस आए जो होते हुआते जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने एक काफ़ी एक शफ़क़त का मुजाहरा किया। तो अब यह है कि उनके साथ जो बताया गया है ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली है जिधर से ये इंकशाफ हुआ है। तो उधर कोई एक दो लोग थे जो पिटिशनर थे, एक हमीद खान थे वो पिटिशनर थे। अब जो उनके वकील हैं उनका नाम है उमर एजाज़ गिलानी साहब, यंग लायर हैं। यंग का मतलब यह है कि जो मेरी उम्र का बंदा होता है आप उसको यंग ही तसव्वुर करें। तो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट किस्म के लायर हैं, और उन्होंने कहा जी कि जो उनकी अपने क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो हमीद खान की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक जो इस सोसाइटी का ओनर है, इस सोसाइटी का मैं नाम आपको पहले बता दूं कि नॉर्थ रिज हाउसिंग सोसाइटी, नॉर्थ रिज हाउसिंग सोसाइटी। उन्होंने कहा जो कि इस सोसाइटी का जो मालिक है उसका ताल्लुक़ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, यानी कि जनरल फैज़ हमीद के साथ उनका एक करीबी ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास, वकील साहब ने कहा उमर एजाज़ गिलानी साहब ने, कि मेरे पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं साबित कर सकूं, लेकिन आसार बताते हैं कि कोई मामलात कोई फ़िशी थे। अब यह है कि उस पे आगे फिर अदालत ने रिकॉर्ड मांग लिया है कि जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया जाए और बताया जाए कि वो कौन लोग हो तुसी, ये बताया जाए, और फिर ये भी बताया जाए कि उनका जनरल फैज़ के साथ क्या ताल्लुक़ बंद है। लेकिन जो मैंने अभी तक पता किया है वो पता ये चला है कि एक तो ये है कि जो सोसाइटी के मालिक हैं इनका नाम है खालिद महमूद भट्टी।
भट्टी साहब जो हैं इनके बारे में यही है कि काफ़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से तरक्की करते हुए कोई किसी टाइम एज अ क्लर्क भी की बैंक में या कोई इसी तरह के किसी जगह पे उन्होंने सर्व किया, और उसके बाद फिर जो है ना वो राइज़ एंड राइज़ ऑफ भट्टी साहब जो है यानी कि उन्होंने इस सोसाइटी के मालिक बन गए। अब वो जो है ना बिलियनर हैं। लेकिन ये है कि सोसाइटी का आपको पता है कि उस लिहाज से जो इतराज़ात हैं कि ये कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट है। अब इनका तल्लक जनरल फैज़ से जो जुड़ा जाता है वो इस तरह से जुड़ा जाता है कि जनरल फैज़ के जो भाई हैं नजफ़ हमीद, जो कि पटवारी से तरक्की करते हुए कोई कानू गो, और मेरे हले एक दफ़ा यानी कि वो जब तहसीलदार बने और उनके तहसीलदारी की ख़बर नेशन अखबार में छपी, और फिर नेशन अखबार जो है उसकी जान को बन गई कि यानी कि वो ख़बर जो है क्यों छापी कि पता चला जी कि जो जनरल फैज़ हैं या उनके करिंदे हैं उनका ये ख्याल था कि जनरल फैज़ को मजाक किया गया है कि उनके जो है ना नजफ़ पटवारी की ख़बर छपवा के। अब जो है नजफ़ पटवारी के साथ इनका जो तल्लक है बड़ा गहरा और क्लोज़ है। वो इनके पास आते भी रहते थे, और जो मुख्तलिफ़ जो हुकूमती महकमे हैं उधर में जो चीज़ें होती थी वो भी उसमें ये उनके लिए हेल्पफुल होते थे। और फिर ये है कि कुछ तस्वीर भी हैं कि जिसमें जो जनरल फैज़ हैं वो ख़ुद भी इनके उधर सोसाइटी में आए हुए हैं, कोई उधर रेस्टोरेंट का एक इफ्तिताह हो रहा है तो वो उधर आए हुए हैं, कुछ और इस तरह की हैं। अब ये है कि इस सोसाइटी का जो लिंक है, अब ये है कि ये तो नहीं हो गया कि जनरल फैज़ जो हैं वो कोई ऑन पेपर तो पार्टनर नहीं होंगे। अब होगा इनका ये कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि इनका जनरल फैज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है और उनकी क्या कितनी पार्टनरशिप है, क्या कोई फाइनेंशियल स्टेक्स थे, किस शक्ल में थे, और मेरे ख्याल है कि ये उनका जो मेन केस है उसी का ये भी बात हिस्सा बन जाएगी। तो नाजरीन, ये हमारे पास आज तक का समाचार है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।